बच्चों, कॉसल लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर रासायनिक बंधों के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक आबंध और तीसरा उपसहसंयोजक आबंध। इसके अलावा भी धातुओं में पाया जाने वाला एक बंध होता है जिसे हम धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। कुछ वीक बंध या भी होते हैं जैसे कि वैन वाल बंध तथा हाइड्रोजन बंध। इन सभी प्रकार के बंधों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अंतर परमाणविक बंध, जैसे कि इसके अंतर्गत आएंगे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध तथा धात्विक बंध। ये बंध काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि इनकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान 200 किलो जूल पर मोल से भी अधिक होती है। दूसरी ओर अंतर आणविक बंध जैसे कि वैन वाल बंध तथा हाइड्रोजन बंध, ये बंध वीक बंध, दुर्बल बंध होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध की जो आबंध वियोजन ऊर्जा होती है उसका मान 42 किलो जूल पर मोल से भी कम होता है। और इसी तरह से जो वैन वाल बंध होता है वो और भी कमजोर या दुर्बल बंध होता है जिसकी आबंध वियोजन ऊर्जा का मान 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होता है। तो और सबसे बड़ी बात बच्चों ये कि यहाँ पर जो आयनिक बंध का बनना है उसको बताने के लिए वो मुख्य रूप से कॉसल लुईस के अभिग्रहितों पर ही आधारित है, लेकिन बाकी के जितने भी सिद्धांत हैं वो सहसंयोजक आबंधों के बनने की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयनिक आबंध के बारे में। कॉसल लुईस सिद्धांत के आधार पर आयनिक बंध का निर्माण 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उदासीन परमाणु से संबंधित धन आयन तथा ऋण आयन बनने की सरलता, और दूसरा इन धन आयनों तथा ऋण आयनों के आपस में मिलकर क्रिस्टल जालक निर्माण करने की विधि पर। सबसे पहले देखते हैं आयनों का बनना। हम जानते हैं परमाणु उदासीन होते हैं और जब उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो धन आयन बनते हैं, और जब यह परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनते हैं। इस तरह से जब गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना होता है तो हम उसे कुछ ऊर्जा देनी होती है जिसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम से जब गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उसकी आयनन ऊर्जा का मान 495.8 किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ पर आयनन ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि आयनन की प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है। दूसरी ओर यदि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस स्थिति में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। अधिकांश परमाणुओं के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के लिए ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि उत्कृष्ट गैसें, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। इसी प्रकार द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी धनात्मक होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम एक परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाता है, और जब ऐसी स्थिति में हम उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले आने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है, और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध जब हम इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाता है। स्पष्ट है कि कोई बनने वाला आयनिक यौगिक तब स्थायी होगा जब उसकी ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी आए। इसका मतलब यह है कि आयनिक यौगिक, स्थायी आयनिक यौगिक बनने के लिए आयनन एंथैल्पी का मान कम तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होना चाहिए।
जैसे कि हमारी आवर्त सारणी में प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं उनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है तथा 16वें और 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए इनके बीच आयनिक बंध आसानी से बन जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है, जैसे कि हम देखें सोडियम क्लोराइड के उदाहरण में ही हम देखते हैं कि सोडियम के लिए जो आयनन एंथैल्पी का मान है वह धनात्मक है, जिसका मान 495.8 किलो जूल पर मोल है, जबकि क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान 348.7 किलो जूल पर मोल है, जो कि कम ऋणात्मक है। ऐसे स्थिति में क्या सोडियम क्लोराइड स्थायी अवस्था प्राप्त करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने वाली ऊर्जा का मान ज्यादा जबकि बाहर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का मान कम है। एक बात यहाँ पर और ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए जो सोडियम गैसीय आयन के रूप में है तथा क्लोरीन क्लोराइड आयन भी जो कि गैसीय अवस्था में है, दोनों ने ही क्योंकि आयन अवस्था में है और इन्होंने अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया है, तो लुईस के कौशल के अनुसार इन्हें स्थायी हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि अभी गैसीय अवस्था में है और ये स्थायी तब होंगे जब ये गैसीय आयन आपस में मिलकर ठोस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे और इस स्थिति में ऊर्जा बाहर निकलेगी, जिसे हम जालक ऊर्जा कहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्थायी आयनिक यौगिक बनने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है विरचन जालक ऊर्जा का मान। किसी भी सामान्य एक सोडियम क्लोराइड अणु की कोई सही संरचना नहीं होती है, लेकिन जब बहुत से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में एक त्रिविम रूप में नियमित जुड़कर एक व्यवस्थित संरचना बनाते हैं, उससे हम तथा ये जो आयन होते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं जालक। और इस समय इस स्थिति में जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। निश्चित तौर पर जब ये सोडियम गैसीय आयन तथा क्लोराइड गैसीय आयन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड ठोस का निर्माण करेंगे, तब जो ऊर्जा बाहर निकलेगी वह सोडियम क्लोराइड को स्थायित्व प्रदान करेगी। सोडियम क्लोराइड के लिए इसकी ऊर्जा का मान -788 किलो जूल पर मोल होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थायी आयनिक यौगिक बनने के लिए कुल अवशोषित ऊर्जा का मान कुल उत्सर्जित ऊर्जा के मान से कम होना चाहिए। इस प्रकार जो जालक ऊर्जा को हम परिभाषित कर सकते हैं, एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को उसके गैसीय आयनों से निर्मित होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। अब चूंकि जितनी ऊर्जा किसी बंध के निर्माण में उत्सर्जित होती है उतनी ही ऊर्जा तोड़ने पर खर्च होती है, उसे हमें देनी पड़ती है। इसलिए हम जालक ऊर्जा को दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि गैसीय अवस्था में एक मोल ठोस आयन को आयनिक यौगिक को उसके गैसीय अवयवी तत्वों में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्वितीय और तृतीय पद में उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा का मान प्रथम पद में अवशोषित होने वाली ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए और इस तरह से सोडियम क्लोराइड में कुल अवशोषित ऊर्जा का मान उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा के मान से कम होता है, इसलिए स्थायी सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। स्पष्ट है कि किसी भी यौगिक का गैसीय अवस्था में ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना किसी स्थायी आयनिक यौगिक के विरचन के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इन गैसीय आयनों से मिलकर जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यानी कि विरचन जालक एंथैल्पी का मान कितना अधिक है। विरचन जालक एंथैल्पी का मान जितना अधिक होगा, बनने वाला आयनिक यौगिक उतना ज़्यादा स्थायी होता है। जालक ऊर्जा का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो है आयनों का आकार। आयनों का आकार जितना छोटा होता है, बनने वाला बंध उतना ज़्यादा
मजबूत होता है तथा उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का मान उतना ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड में देखें तो सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा का मान होता है 788 किलो जूल पर मोल। वहीं पर पोटेशियम क्लोराइड के लिए इसका मान होता है 698.7 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यहाँ पर सोडियम की जो आयनिक त्रिज्या है वह होती है 95 पिकोमीटर, जो कि पोटेशियम की आयनिक त्रिज्या जो कि होती है 133 पिकोमीटर की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसी तरह से दूसरा है आयनों पर उपस्थित आवेश। आयनों पर उपस्थित आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का मान उतना ज़्यादा होता है और इस तरह से उत्सर्जित होने वाली जालक ऊर्जा का मान भी उतना ही ज़्यादा होता है। बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि संभवन ऊष्मा या विरचन एंथैल्पी और जालक एंथैल्पी में अंतर क्या है। तो यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि जैसा कि हमने जाना जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी होती है जो कि एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को उसके अवयवी गैसीय आयनों से बनने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। जबकि किसी एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को उसके अवयवों जो कि अपने स्थायी अवस्था में हों से निर्मित होने पर उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा उसकी संभवन ऊर्जा या विरचन एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के लिए, अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम की सबसे स्थायी अवस्था कौन सी होगी? धात्विक ठोस अवस्था। सोडियम ठोस अवस्था में प्रकृति में मिलता है, जबकि क्लोरीन गैस के रूप में Cl2 के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से ठोस सोडियम तथा गैसीय Cl2 के मिलकर एक मोल ठोस सोडियम क्लोराइड के निर्माण में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसे हम उसकी विरचन एंथैल्पी कहते हैं। यह विरचन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा HF कई प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा प्लस क्लोरीन के लिए हम लेंगे हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा इसमें लैटिस एनर्जी। इन सभी ऊर्जाओं का जो बीजीय योग होगा वह सोडियम क्लोराइड की विरचन एंथैल्पी होगी। तो इस तरह से विरचन एंथैल्पी तथा जालक एंथैल्पी एक दूसरे से भिन्न है। जालक एंथैल्पी विरचन एंथैल्पी का ही एक भाग होता है और जालक एंथैल्पी को हम सीधे इसका मान ज्ञात नहीं कर पाते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम प्रायोगिक निर्धारण के लिए हम इसे बॉर्न-हैबल साइकिल के द्वारा इसे हम ज्ञात करते हैं। बॉर्न-हैबल साइकिल के द्वारा और भी ऊर्जाओं का जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आदि कई प्रकार की ऊर्जाओं की गणना की जा सकती है। बच्चों, आइए अब जानते हैं आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में। सबसे पहले आयनिक यौगिक का भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिक दृढ़ तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्योंकि इनके आयन आपस में स्पेस में काफ़ी पास क्लोज पैक्ड संरचना बनाते हैं, इसलिए ये ठोस तथा दृढ़ अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा गुण है इनका गलनांक तथा क्वथनांक। क्योंकि इनके अवयवी आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अतः इन्हें पृथक करने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, जिससे इनके गलनांक तथा क्वथनांक दोनों अधिक पाए जाते हैं। तीसरा गुण है इनकी अदैशिक प्रकृति। आयनिक यौगिक अदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनमें जो आयन होते हैं उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। फिर इनका गुण है इनकी विद्युत चालकता। कोई भी आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन ये
पिघली हुई अवस्था में, गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि आयनिक ठोस इस अवस्था में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और ये आयन ही विद्युत चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद इनका गुण आता है कठोरता तथा भंगुर प्रकृति। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं, इनमें जो इनके आयन होते हैं वो काफ़ी मजबूती से आपस में बंधे हुए होते हैं, जिससे इन्हें तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला गुण है विलेयता। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि इस स्थिति में इनकी विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा यानी कि आयनों को आपस में बांधे रखने के लिए जो बल है उससे अधिक हो जाती है, और विलायकन ऊर्जा का मान ज़्यादा होने पर ये किसी भी विलायक में, ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। जब विलायक जल होता है तो उसको हम जल योजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। कई आयनिक यौगिक जल में आसानी से नहीं भी घुलते, जैसे कि बेरियम सल्फेट, क्योंकि हमने कहा कि जब आयनों के ऊपर आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है तो उनकी जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। जैसे कि बेरियम सल्फेट में आवेशों का मान ज़्यादा है, इसलिए इनकी जालक ऊर्जा इनकी विलायकन ऊर्जा से ज़्यादा होती है और इसलिए ये जल में नहीं घुलते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी आयनिक यौगिक के जल में घुलने के लिए इसकी जालक ऊर्जा का मान कम तथा विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। अध्रुवीय विलायकों के परावैद्युतांक का मान काफ़ी कम होता है। अध्रुवीय विलायक जैसे कि बेंजीन, टालुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, इसलिए इनमें आयनिक यौगिक आसानी से नहीं घुल पाते हैं, क्योंकि जो ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल है इसके लिए परावैद्युतांक का मान 80 होता है। इस परावैद्युतांक से तात्पर्य यह है कि जो विलायक है वह घुलने वाले आयनिक यौगिक के बीच जो बंध है उसे उतनी गुना कमजोर कर देता है, इसीलिए ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में ये नहीं घुलते हैं। अगला गुण है आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक ठोसों की रासायनिक अभिक्रियाएं तात्क्षणिक होती हैं, तुरंत हो जाती हैं, क्योंकि ये आयनों के रूप में स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो तुरंत हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि सिल्वर क्लोराइड बनने की वजह से होता है। इस तरह से आयनिक यौगिकों में चूंकि आयनक स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इनमें होने वाली अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस यानी कि त्वरित होती हैं।